प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी कक्षा षष्ठ इतिहास विषय के अंतर्गत पाठ 5 की चर्चा करेंगे। इसका नाम है राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इस पाठ में जिस टॉपिक की चर्चा हमको करनी है, टॉपिक या प्रकरण का नाम है शासक कैसे बनते थे। शासक कैसे बनते थे इसकी चर्चा हम करेंगे। आप सभी जानते हैं कि देश की आज़ादी के बाद सभी लोग जो अपने शासकों का चुनाव करते हैं मतदान के जरिए करते हैं, या लगभग जो 70 वर्षों से हम अपने शासक का चुनाव कैसे करते हैं तो मतदान के जरिए करते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, उनका चुनाव कैसे होता था। हमने पाठ 4 में भी पढ़ा, अध्याय 4 में पढ़ा कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों के द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित होते थे। जैसे आपने सुना होगा कि एक यज्ञ हुआ था अश्वमेध यज्ञ। एक ऐसा ही आयोजन था जिसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। यदि वह व्यक्ति उस राजा से लड़ाई नहीं करता है तो यानी कि वो क्या किया, अपने आप को समर्पित घोषित किया उस राजा को जो अश्वमेध यज्ञ करा रहा है। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से उससे ज्यादा शक्तिशाली है, या उसको क्या कर रहे हैं, अपने में सम्मिलित कर ले रहे हैं, या उसके अधिकार को मान रहे हैं। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा आयोजित किया जाता था या संपन्न कराया जाता था। इसके लिए राजा उन्हें उपहारों से सम्मानित भी करता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था और यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा इसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था और युद्ध के क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानियां या पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर रहता था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे कि सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, और उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, इसका नाम है जनपद। जनपद क्या होते थे, जनपद के बारे में चर्चा करेंगे। जनपद महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर के जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। जहां पे लोग बसते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जनपद। जैसा कि आप किताब जब खोलेंगे तो उसमें मानचित्र में दिया गया है और उससे आप समझ पाएंगे किस प्रकार से उस समय का जनपद होता था। पुरातत्वविदों, जो पुरातत्वविद हैं, ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। यानी जो पुरातत्वविद किसे कहते हैं कि जो साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित करता है कि उस समय की स्थिति क्या रही होगी और उस प्रकार की संरचना, उस शहर की संरचना, उस देश की संरचना किस प्रकार से रही होगी,
इन सभी के बारे में पुरातत्वविद जानकारी देते हैं पुरातत्वों के खोज के आधार पर। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा में इनके प्रमुख हैं, जिसके खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। इनका प्रमाण उन साक्ष्यों के आधार पर किया गया है, या उसको प्रमाणित इन साक्ष्यों के आधार पे किया गया है। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, इसमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसे कि आप एक हौज देखे होंगे और उस हौज के आकार का ही होता है, जिसे हम धूसर कहते हैं। जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी भी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में होते थे या होते हैं। अब आता है महाजनपद। महाजनपद क्या होते हैं? महाजनपद लगभग 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, या अधिक महत्वपूर्ण से मतलब ये तात्पर्य है कि वह उस जो जनपद पहले कहा जाता था उसके आकार में क्या हो गए, थोड़े बड़े हो गए और विशेष तौर पे वो महत्वपूर्ण माने जाने लगे। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। जो महाजनपद होते थे, जनपदों में क्या था कि राजधानी नहीं होती थी, लेकिन महाजनपदों में क्या होता था, एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों की किलेबंदी भी की जाती थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई जाती थी। ऐसा लगता था कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डर गए। ये साक्ष्य के आधार पर बताया जा रहा है, ये पुरातत्वविद साक्ष्य के आधार पर इस बात को स्पष्ट कर पाए हैं कि आक्रमण से डरकर, जो राजा होते थे, आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण करते थे। यानी जो किलेबंदी की जाती थी वह दूसरे राजा के भय से कि कहीं वह दूसरा राजा हमारे ऊपर आक्रमण न कर दे, इसके लिए किलों का निर्माण किया जाता था। और यह महाजनपदों में होता था, जनपद में नहीं, महाजनपदों में। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि, यानी कि हम कितने समृद्ध हैं, इसके बारे में वो जानकारी देना चाहते थे या सूचित करते थे और अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनने के लिए व्यापक योजना की भी आवश्यकता होती थी और लाखों की संख्या में ईंटों और पत्थरों का भी इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुष और बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम भी किया होगा, क्योंकि इतनी बड़ी दीवार बनेगी तो जाहिर सी बात है उसमें श्रम का योगदान विशेष तौर पे रहेगा। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता भी पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे। महाजनपदों में क्या हुआ कि अब राजा सेना रखने लगे और सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहट सिक्कों के रूप में होता था और इन सिक्कों के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। आगे अध्याय है किस प्रकार के सिक्के होते थे जिससे उसके वेतन की भरपाई की जाती थी। महाजनपदों में कर भी लगाया जाता था। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और उसे बड़ी सेना भी रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी और इसके लिए क्या कि उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों के द्वारा समय समय पर लाए गए उपहार, जिसको कर कहा जाता है, न रह करके नियमित रूप से वो कर वसूलने लगे। जैसे कि कोई राजा उनके लिए उपहार ला रहा है तो कभी कभी लाता था, लेकिन कर में क्या हुआ कि वह नियमित कर दिए कि आपको इतने महीने में इतना कर देना है। जैसे कि फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे उस समय। यह उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। ठीक है, तो ये प्रश्न कभी भी आ सकता है कि उस समय महाजनपदों में उपज का कितना कौवां हिस्सा कर के रूप में दिया जाता था
तो आप कहेंगे कि वहां जरूरतों में 1/6 उपज का 6वां भाग, उपज का 6वां भाग कर के रूप में दिया जाता था, जिसको हम भाग कहते हैं। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसे कि एक बुनकर है, लोहार है, सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। तो यह भी कर का एक ही स्वरूप होता था, जो अपने श्रम के द्वारा उस कर की पूर्ति करता था। पशुपालकों को जानवर या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटक मतलब शिकारी तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। तो इस प्रकार से जिस कार्य में व्यक्ति लगा है, उस कार्य से ही उसको उस कर की अदायगी करनी पड़ती थी। ठीक, अगले टॉपिक की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।